एक तरफ बर्बाद बस्तियां, एक तरफ डूबती कश्तियां, सूखी नदियां, प्यासी दुनिया और दर्द की दरार। ये दास्तां है टूटते सपनों के बीच जी रहे जोशीमठ की। जोशीमठ, जहां आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने जीवन का सबसे लंबा वक्त गुजारा, आज वो जोशीमठ अपने अस्तित्व के संकट से संघर्ष कर रहा है। जमीन की दरारें लोगों के आशियाने तक पहुंच चुकी हैं और इन आशियानों में रहने वाली जिंदगियां स्कूलों में। रिपोर्ट देखिए। प्री बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उस वजह से हमें खाने के लिए घर पे वापस आना पड़ रहा है। रात हम सोने के लिए वहाँ पे जाते हैं। खौफ तो बहुत है। हमने ऐसा कभी नहीं देखा यहाँ। आंखों में आशियाना खोने का दर्द और हृदय को अंदर तक भिगोते आंसू। ये पूछ रहे हैं कि जिन घरों में वो खेले कूदे, कभी गिरे और गिर कर उठे, फिर गिर कर फिर उठे, आखिर वो आशियाने, वो जमीन, वो आंगन और वो खेत उनसे क्यों रूठ गए। पूरा घर का ये सोर करके देखने लायक बात नहीं था। पूरा मकान जमीन में बैठ गई, जमीन टूट गई, सारा मकान हमारा टूट गया। अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है वहाँ। अगर घर होता तो पूरा परिवार रहता साथ में, अच्छे से बनाते खाते पीते। अब आज पूरा परिवार बिखर गया है। जिन आंखों से चार दीवारी के मकान को घर बनते देखा, जिन घरों में सपनों को पूरा होते देखा, जिन घरों में बचपन की किलकारियां गूंजी, अब भला उससे टूटते, बिखरते और उजड़ते कैसे देखें। डिसमेंटलिंग की प्रोसेस है, आप देख रहे हैं इसको बहुत स्लोली और बहुत मेथोडोलॉजिकली ये कर रही है। CBRI की जो टीम है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, उनकी सुपरविजन में सारा काम हो रहा है और PWD जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है इसको। हमने सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस रखे हुए हैं। NDRF भी यहाँ पर डिप्लॉयड है, SDRF भी यहाँ पर डिप्लॉयड है और हमने बैरिकेडिंग भी की गई है कि कोई भी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट यहाँ पर रहेगी, कोई भी अनऑथराइज तरीके से यहाँ पर एंटर ना करे। जहां कभी आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने जीवन का सबसे लंबा वक्त गुजारा, आज वो जोशीमठ पाताल की गर्त में समाने को तत्पर है। यहाँ रहने वाले लोग, सरकार और प्रशासन हर संभव मदद कर रही है, लेकिन जोशीमठ की नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जल्दी वो सब सारे नाम उसमें सम्मिलित कर लिए हैं। जो लोग जिस वर्ग से आते हैं, सभी प्रमुख वर्गों के लोगों को, प्रमुख जो भी प्रतिनिधि हैं, उन सभी को उसमें सम्मिलित करके जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी कि राहत और पुनर्वास ठीक तरीके से हो। ये हमारी प्राथमिकता है। और अभी अंतरिम राहत की घोषणा की है और जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे कि सभी तक अंतरिम राहत पहुंच जाए। जमीनें चिन्हित की गई थी लोगों को विस्थापित करने के संबंध में। उसमें पहले कोटी फार्म, पीपल कोटी गौचर का नाम था। 2 जगह और देखे गए हैं, गौख, सेलन और ढाक। ये 5 जगहों पे कैबिनेट ने सर्वेक्षण करने के। कोटी फार्म, पीपल कोटी, गौचर 3 हो गए, चौथा गौख, सेलन, 5वां ढाक। जोशीमठ ने मानो अपना मन बना लिया है। जमीन की दरारें लगातार बढ़ रही हैं, पहाड़ों को चीरकर पानी बाहर आ रहा है। जोशीमठ की आपदा को देखते हुए सरकार की ओर से नई टिहरी की तर्ज पर नया जोशीमठ बसाने की भी तैयारी की जा रही है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं, इसमें समय लगेगा। लिहाजा सवाल ये है कि अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को उजड़ते हुए देखने को मजबूर लोग तब तक कहां जाएं, क्या करें, किससे आश्रय मांगे, कहां सिर छिपाएं। सरकार की ओर से कैंप की व्यवस्था की गई है। हम यहाँ पहुंचे हैं जहाँ पे लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिंघधार का है जोशीमठ में,
और यहाँ पे चूंकि दिन में लोग अपने घर चले जाते हैं, जिनके मकानों में दरारें हैं, जिनके जो घर हैं वो टूटने की कगार पे हैं, कई रेड जोन में हैं, उन लोगों को रात के रुकने के लिए व्यवस्था की गई है। वो व्यवस्था कैसी है ये हम देखेंगे। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, अलाव का इंतजाम किया हुआ है यहाँ पे, और ये बच्चे हैं छोटे छोटे। देखिए ठंड में इन लोगों के सामने किस तरह की परेशानियां हैं। ये मासूम छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं। बेटा आप यहीं पे रह रहे हैं? हाँ, हम यहीं रहते हैं। घर कहाँ पे आप? घर आगे है। रात को यहाँ पे रहते हैं? हाँ, रात को यहाँ पे रहते हैं। खाने पीने की व्यवस्था है? सब चीज़ है। ठीक है। आप बताएं, आप भी यहीं पे रह रहे हैं अभी? हाँ, मैं भी यहीं पे रह रही हूँ। कैंप में रह रहे लोग नाराज हैं। पूछ रहे हैं कि बार बार शिकायत करने के बावजूद सरकार ने एनटीपीसी के कार्यों पर रोक क्यों नहीं लगाई। लेकिन सरकार के पास फिलहाल इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। एक तरफ जहां सरकार लोगों के पुनर्वास को लेकर चिंतित है, तो दूसरी ओर विपक्ष जोशीमठ आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रही है। जोशीमठ में जो हो रहा है, जो त्रासदी है, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार के बस की नहीं है कि वो इसमें कुछ ठोस कदम उठा पाएगी। फिलहाल भूवैज्ञानिक जोशीमठ का सर्वे कर रहे हैं, आपदा के कारणों का पता लगा रही हैं। सरकार नए जोशीमठ की नीति पर कार्य कर रही है। केंद्र सरकार भी इस पर अपनी नजर और सहयोग दोनों बनाए हुए हैं। लेकिन जिस आशियाने में बचपन गुजरा, उस आशियाने को खोने का दर्द तो वो ही समझ सकते हैं, जिनके घर आज दरारों की भेंट चढ़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो जोशीमठ में भूधसाव से जिंदगियां तबाह हो रही हैं। लोगों ने अपने आशियाने छोड़ करके सुरक्षित जगहों पर जाना शुरू कर दिया है। वहीं परेशानी को कम करने की सरकार पूरी कोशिश जरूर कर रही है। लोगों का दर्द उनकी आंखों में साफ दिख रहा है। एक तरफ बुरे वक्त का सैलाब है, तो दूसरी ओर उम्मीद की किरण का इंतजार है। देखिए दरकते जोशीमठ की दूसरी रिपोर्ट। तरफ देखेंगे तो देखिए पूरा जो जमीन से ये मकान है वो अलग हो चुका है, और ये पूरा मकान आगे की तरफ झुक चुका है। जिस घर के आंगन में बैठकर सुकून मिलता था, बुजुर्गों की साहसी बातें सुनकर जुनून मिलता था, न जाने कहां खो गए वो घर की आंगन, जहां पर हर शुभ कार्य से पहले शगुन मिलता था। ये लफ्ज कम है लोगों की अपने घर से जुड़ी हुई भावनाओं को बताने के लिए। जोशीमठ के घरों में पड़ी ये मोटी दरारें उन घरों के लोगों के दिल में भी पड़ गई हैं। अपने बरसों से संजोए आशियाने को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखकर, बिखरते हुए देखकर, जिस घर में रहकर कभी वो खुद को महफूज समझते थे, आज उस घर ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन अपनी जान खोने से ज्यादा डर लोगों को अपने आशियाने खोने का है। जोशीमठ के लोगों को अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है। ये डर उनके जख्मों को भरने नहीं दे रहा, इसलिए लोग अपना आशियाना बचाने के लिए धरने पर बैठ गए हैं, जिसे देखकर लग रहा है कि लोगों की मानो खुद से ही जंग है, मानो वो अपने को और अपने आशियाने को बचा के ही मानेंगे। इस महिला के मन की आवाज को सुनिए। वो कहती है कि हम घर छोड़ देंगे तो हमारा सब कुछ छूट जाएगा। एनटीपीसी इसकी जवाबदारी है और सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कर रही है। एनटीपीसी को बचाने की कोशिश किया जा रहा है। जिसने पूरा जोशीमठ को बर्बाद किया है उसको क्यों बचा रही सरकार, यही हमारा सरकार से प्रश्न है। और हम कहीं नहीं हटेंगे जोशीमठ को छोड़ के। हम तो हटेंगे अपने इस जिंदगी भर की मेहनत को कहाँ हटाएंगे, कहाँ हटाएंगे हम अपने जानवरों को, अपनी खेती बाड़ी को कहाँ हटाएंगे। जोशीमठ के लोगों को सहारा है तो बस अब सरकार का। सरकार की तरफ से राहत सामग्री दी जा रही है,
सबसे ज्यादा डेंजर जोन में आने वाले लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। बावजूद इसके लोगों का दर्द कम नहीं हो रहा। और हो भी कैसे? बसे बसाए घर की जगह अगर सिर्फ सर छुपाने की जगह मिले तो लोग अपने दर्द को आखिर कैसे संभालें? पूरा मकान जमीन में बैठ गई, जमीन टूट गई, सारा मकान हमारा टूट गया। अब आप देख रहे हैं क्या हो रखा वहाँ। तो इसलिए यहाँ शिफ्ट कर रखा हमको कि बस तुम सुरक्षित रहो। राशन पानी कम्बल जो भी हो तो कर ही रहे सरकार, पर ऐसे है कि उसकी तो कोई बात नहीं, जो होगा होगा। पर हमको चाहिए मकान, अपने घर जो था ऐसे ही, अब जमीन भी गया। तब देखो क्या क्या करता सरकार। इसे वक्त की मार कहे या अधिक विकास की चोट, पर इस भूदसाव ने सरकार को भी धर्म संकट में डाल दिया है कि लोगों की जान बचाएं या लोगों के उनके जान से प्यारे घर। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता है लोगों की जान। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम मौके पर तैनात है, लोगों का दर्द प्रशासन तक पहुंचा रही है, लेकिन सुई एक सवाल पर आकर अटक रही है कि जोशीमठ का और जोशीमठ के लोगों का भविष्य क्या और कैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। पौड़ी में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत और पौड़ी के विधायक राजकुमार पोरी ने 20 साल पुल का विधिवत शुभारंभ कर दिया है, जिससे क्षेत्र की जनता को आवाजाही करने में सुविधाएं मिलेंगी। और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से लकड़ी के पुल से आवाजाही कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि उनके लिए पक्के पुल का निर्माण किया जाए, जिसका प्रस्ताव तैयार कर जल्द निर्माण कार्य शुरू करवाया गया और इसकी विधिवत रूप से आज शुभारंभ कर दिया गया है। पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने बताया कि पहले लकड़ी के पुल होने के चलते भारी वाहनों की आवाजाही नहीं हो पाती थी, लेकिन अब पक्के पुल के निर्माण के बाद आसानी से आवाजाही हो पाएगी। आप सब लोगों की जो लंबे समय से मांग थी आज वो पूरी हो गई है। इधर कलचीखाल ब्लॉक के समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनकी जो बड़ी लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी बोरसाल पुल की, ये पूरी हो गई है। और इससे कम जो है 80 और 85 ग्राम सभाएँ इससे लाभान्वित होंगी और इसका लाभ उठाएंगे और निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है और अच्छी योजना थी और ये पुल जल्दी बना है। इधर इस पुल की डिमांड बहुत पहले से थी, न जाने कितने वर्षों से, लेकिन जब अपनी सरकार और हमने संज्ञान लिया तो तत्काल इसको पिछले 2 वर्ष पूर्व इसका शिलान्यास हुआ है और आज इसका उद्घाटन और लोकार्पण किया है। इसमें आवागमन शुरू हो जाएगा। अल्मोड़ा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक समय में अल्मोड़ा की जलापूर्ति के लिए नौलों और धरों का निर्माण किया गया था। तब नगर में 365 नौलों हर मोहल्ले में किया गया था, पर वर्तमान में अब इन नौलों के रखरखाव के अभाव में अब मात्र नौले ही बचे हैं। नगर के पास पांडे खोला में करीब 25 से 30 साल से मलबे में दबा एक नौला मिला है, जिसका अब नौले की संभावना को देखते हुए लंबे समय से इसे अस्तित्व में लाने की कवायद चल रही थी और अब नगर पालिका ने इस नौले को मलबे से निकालकर इसे नया जीवन दिया जा रहा है। 365 नौले हुआ करते थे, जिससे लोगों को यहाँ से जलापूर्ति होती थी इन्हीं नौलों से। लेकिन कई नौले जो हो गए हैं वो ख़राब हो गए हैं, जिनमें काफ़ी मात्रा में, ये देख लीजिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मिट्टी से दब गए हैं। तो इन्हीं के विषय में हुआ क्या कि स्थानीय लोगों द्वारा मुझे यहाँ पर को बताया गया कि यहाँ पर एक गुरानी नौला, करीब 150 वर्ष पुराना गुरानी नौला हुआ करता था, जिससे यहाँ के लोग पानी वानी पीते थे और उनकी जलापूर्ति वगैरह इसी से होती। कालाढूंगी की रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित उत्तरायणी महोत्सव का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हुआ। समापन उत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि बीजेपी नेता सुरेश भट्ट और विशिष्ट अतिथि व्यापार मंडल अध्यक्ष मयंक सिंह मेहरा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। महोत्सव के समापन अवसर पर लोक गायिका दीपा नगरकोटी ने अपने सुंदर और मधुर गीतों से सभी दर्शकों का मन मोहा। दीपा नगरकोटी के साथ साथ स्थानीय कलाकारों और स्कूली बच्चों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन करके दर्शकों का समा बांधे रखा।
उत्तराखंडियों का सबसे बड़ा पर्व है ये उत्तरायणी घुघुतिया त्योहार और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार काला ढूंगी पे आई हूँ उत्तरायणी कौतिक में और मुझे श्री रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित उत्तरायणी कौतिक में आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ के युवाओं का उत्साह देख के हमारे संस्कृति के प्रति बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित हुई इस चीज़ से। रामलीला कमेटी द्वारा प्रथम बार उत्तरायणी कौतिक का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर हमने उत्तरायणी कौतिक के लिए भव्य मेले का आयोजन किया। 3 दिन का हमारा कार्यक्रम यहाँ पर रहा, 12, 13, 14 और इसमें हमने बड़े बड़े झूले यहाँ पर लगा रखे हैं बच्चों के मनोरंजन के लिए। और प्रतिवर्ष अब हमारी ये इच्छा है कि ये कार्यक्रम को हम हर वर्ष यहाँ पर करते रहेंगे। रामलीला स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने मसूरी उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य सचिव द्वारा उप जिला चिकित्सालय में अव्यवस्था और गंदगी देखकर जमकर संबंधित अधिकारी को फटकार लगाई गई और वो अस्पताल में नियुक्त डॉक्टर और कर्मचारियों की अनुस्थिति पर सीएमएस से जवाब तलब किया गया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को अस्पताल में तैनात डॉक्टरों और कर्मचारियों को बिना सीएमओ की अनुमति के अवकाश न दिए जाने के निर्देश दिए गए। सचिव द्वारा अस्पताल में इमरजेंसी रूम, डॉक्टर कक्ष, आईसीयू, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे आदि की सुविधा को जांच किया गया। इस मौके पर उन्होंने डीजी हेल्थ उत्तराखंड को फोन पर निर्देश भी दिए, वो तत्काल मसूरी में रहकर मसूरी के उप जिला चिकित्सालय की सभी कमियों को दूर कर अस्पताल में स्टाफ की कमियों को दूर करें और वो साफ सफाई को लेकर भी विशेष प्रबंध वहां पर किया गया। हॉस्पिटल्स का निरीक्षण करते ही रहते हैं। अभी हाल ही में डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और चमोली का भी निरीक्षण किया और जो फैसिलिटीज़ हैं चाहे HR के हों या इक्विपमेंट से रिलेटेड हो, उसका जायज़ा मेरे द्वारा लिया जाता है। तो इसी क्रम में आज क्योंकि छुट्टी भी थी तो स्वास्थ्य व्यवस्था का जायज़ा लेने में यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मसूरी आया और कुछ चीज़ें थी जो इम्प्रूव करने लायक हैं और कुछ खामियां भी पाई। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।